अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स, उसका बच्चे ये आखिरी लेक्चर है। इसमें हम जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेक्चर है। तो सबसे पहले बच्चे हम एमसीक्यूज देखते हैं, उसके बाद शॉर्ट देखेंगे, फिर लॉन्ग। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है प्राइमरीली ऑल एंजाइम्स आर, यानी कि बुनियादी तौर पर तमाम एंजाइम क्या हैं। न्यूक्लिक एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं। तो आपको पता है कि एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर तमाम एंजाइम प्रोटीन है, ऑप्शन बी। बाद बच्चे दूसरा, विच बेस्ट डिफाइन एन एंजाइम, यानी कि इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट है जो एंजाइम को, कौन सा बयान है जो एंजाइम की बेहतरीन तारीफ करता है। ठीक है, अ केमिकल दैट ब्रेक्स डाउन फूड, अ हार्मोन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, तो ये हार्मोन तो नहीं है। अ प्रोटीन दैट स्पीड अप रिएक्शन, देखें ये प्रोटीन भी हैं, हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, और स्पीड अप रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ाती हैं, तो सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है कि एक प्रोटीन जो रिएक्शन को तेज करती है। अब बच्चे तीसरा, व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है इफ एन एंजाइम इज एक्सपोज्ड। ठीक है, अगर एक एंजाइम को एक्सपोज किया जाए या रखा जाए टू टेम्परेचर, ऐसे दर्जा हरारत पर दैट इज हायर देन इट्स ऑप्टिमल टेम्परेचर, जो कि इसके ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा हो। देखें बच्चे, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जहाँ पे इंसान बेस्ट वर्क करते हैं। जैसे इंसान का टेम्परेचर है ऑप्टिमम 37 है। ठीक है, तो उसने कहा अगर उसको इससे ऊपर रखा जाए एंजाइम को, यानी क्या हो सकता है कि अगर एंजाइम को ऐसे टेम्परेचर का सामना करना पड़े जो इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, तो क्या हो सकता है, एंजाइम एक्टिविटी रेट विल इंक्रीज, उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी ऑप्टिमल टेम्परेचर से ऊपर। नहीं, ऑप्टिमल टेम्परेचर से ऊपर एक्टिविटी नहीं बढ़ती। एंजाइम शेप विल चेंज पोटेंशियली रिड्यूसिंग इट एक्टिविटी, ये ठीक है कि एंजाइम की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, उसका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ग्लोब साख्त है, हमने पढ़ा था, उसमें क्या होती है, तब्दीली आ जाती है अगर टेम्परेचर आप ऑप्टिमल टेम्परेचर से बढ़ा दें। शुरू शुरू में बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना, लेकिन ऑप्टिमल टेम्परेचर से बढ़ाएंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन बी है। तीसरा है एंजाइम विल स्पीड अप द रिएक्शन, स्पीड होगी रिएक्शन की। नहीं, एंजाइम विल बिकम सबस्ट्रेट इटसेल्फ, एंजाइम सबस्ट्रेट बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ही ठीक है कि एंजाइम की शक्ल तब्दील हो जाएगी और इसकी सरगर्मी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी काम कम करेगा। चौथा, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन बिकॉज, एंजाइम अपने काम में मखसूस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एक्टिव साइट मखसूस सबस्ट्रेट के साथ मुनासबत रखती हैं। जी बच्चे, ये सबसे पहला ही है। ठीक है ना, ये जो इनकी एक्टिव साइट हैं, देयर एक्टिव साइट्स हैं, वो फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है ना, यानी कि जिस तरह की एक्टिव साइट की शक्ल होगी वो उस तरह की सबस्ट्रेट की होगी। ठीक है ना, हमने वो लॉक एंड की मॉडल में पढ़ा भी था। पहला ऑप्शन दुरुस्त है। दूसरे भी पढ़ लेते हैं, दे आर ऑलवेज प्रोटीन, तो लेकिन ऑलवेज प्रोटीन तो हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक क्यों है, इसकी वजह बतानी है। ठीक है ना, स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि इनकी जो एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ मिलती है। दे आर कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, नहीं रिएक्शन में कंज्यूम तो होते ही नहीं है ना। दे वर्क ओनली एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। अच्छा, इनमें से बच्चे जो स्पेसिफिसिटी को करता है ना, सबसे ज़्यादा बयान अच्छे तरीके से कर रहा है, वो यही है कि इनकी जो एक्टिव साइट है उसकी शक्ल है वो सबस्ट्रेट के साथ क्या है, मिलती है। ठीक है जी, तो ऑप्शन जो है ए ही इसका करेक्ट है। उसके बाद बच्चे, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर, हमने पढ़े थे कि एंजाइम को नॉन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, नॉन प्रोटीन पार्ट की। ठीक है ना, काम करने के लिए। तो वो एक को फैक्टर पढ़ा था, एक हमने को एंजाइम पढ़ा था। तो को एंजाइम क्या है, वो मजबूती से नहीं जुड़ा होता। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, मजबूती से जुड़ा होता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम, प्रोटीन इन नेचर लूजली अटैच विद एंजाइम, तो ये लूजली अटैच होता है। ठीक है ना, ये लूजली अटैच होता है। तो पांचवें का क्या आ गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, एंजाइम के साथ ढीले तौर पर जुड़ा होता है। अगर ये मजबूती से जुड़ा होता ना ये वाला, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन क्या आना था, को फैक्टर आना था। ठीक है ना, को फैक्टर और को एंजाइम में आपको फर्क मालूम होना चाहिए। हाउ डज हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी, ये देखें, इसमें उसने ना ऑप्टिमल टेम्परेचर की बात नहीं की। उसने कहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। देखें बच्चे, जब शुरू शुरू में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी तेज होती है। ठीक है, तो
इंक्रीजेज एक्टिविटी टू अ पॉइंट, यानी कि एक खास सतह तक जो है, एक खास पॉइंट तक उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चे। ऑलवेज डिक्रीज एक्टिविटी नहीं। मेक एंजाइम नॉन फंक्शनल एंजाइम को नॉन फंक्शनल बना देगा नहीं। नो इफेक्ट ऑन एंजाइम, एंजाइम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये भी गलत है। देखिए बच्चे, अगर ऑप्टिमल टेम्परेचर से बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी कम होगी। ठीक है ना। अगर यहाँ पे इसने ऑप्टिमल टेम्परेचर दिया होता जिस तरह इस एमसीक्यूज में दिया है ऑप्टिमल टेम्परेचर, तो फिर उसकी क्या होनी थी, एक्टिविटी कम हो जानी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसने ऑप्टिमल टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया, ये शुरू शुरू की बात ही समझे आप हो रही है। तो इसकी एक्टिविटी एक पॉइंट तक बढ़ेगी। किस पॉइंट तक? ऑप्टिमल पॉइंट तक बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। टेम्परेचर में इजाफा एंजाइम की सरगर्मी को किस तरह मुतासर करता है? काम की रफ्तार को एक हद तक बढ़ाता है, यानी कि ऑप्टिमल जो लिमिट है उस तक। हाउ डज कम्पिटिटिव इनहिबिटर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी? देखें, हमने दो इनहिबिटर पढ़े, दो मज़ाहम पढ़े जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं, तो ब्लॉक करते हैं। एक थे कम्पिटिटिव, एक नॉन कम्पिटिटिव। जो कम्पिटिटिव थे बच्चे, वो क्या करते थे, उनकी शक्ल सबस्ट्रेट के साथ मिलती थी, वो एक्टिव साइड पे आकर लग जाते थे। तो इसके बारे में क्या है कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, एंजाइम के काम को। अटैचेस विद सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जो शक्ल है वो एक्टिव साइड सबस्ट्रेट के साथ मिलती है, लेकिन वो जुड़ता है एक्टिव साइड पे है। ठीक है। चेंजेस एंजाइम शेप, एंजाइम की शेप को करता है। अटैचेस एंड ब्लॉक्स टू द एक्टिव साइट, तो ये बच्चे एक्टिव साइड पे आके जुड़ जाता है। इसकी शक्ल सबस्ट्रेट की तरह, इस सबस्ट्रेट की तरह होती है, लेकिन एक्टिव साइड पे आके जुड़ जाता है और एक्टिव साइड को ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना। ये यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं, ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि ये एक्टिव साइड पे क्या है, अटैचेस विद दी एक्टिव साइड है। तो इसकी शक्ल इस तरह सबस्ट्रेट से इतनी मिलती होगी और एक्टिव साइड पे आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये काम करेगा। ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया फिर? सॉरी बच्चे, अच्छा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, अटैचेस एंड ब्लॉक दी एक्टिव साइट। तो सातवें ऑप्शन का क्या है कि जो मुसाबकती मज़ाहम है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो एक्टिव साइट के साथ जुड़कर उसे ब्लॉक कर। उसके बाद बच्चे सातवां ऑप्शन, आठवां है एमसीक्यू, एन एंजाइम वर्क्स बेट्स एट पीएच ऑफ 7.4। उसने कहा है कि एक एंजाइम है, एक सिचुएशन दी है आपको, वो 7.4 पीएच पे सही काम करता है। इट इज प्लेस्ड इन एन एसिडिक। अब देखें, ये वाली बेसिक पीएच है, 7 से ऊपर जो होती है ना वो बेसिक होती है। इट इज प्लेस्ड इन एन एसिडिक सोल्यूशन, उसको एक एसिडिक सोल्यूशन में रखा गया विद द पीएच ऑफ 4। ठीक है ना। अब ये जो 7 से नीचे आएगी ये एसिडिक होगी, तो इसको 4 पे रखा गया, यानी कि बेसिक में काम करने वाला एंजाइम है ना, उसको 4 पे रख दिया गया, यानी कि एसिडिक कंडीशन में लाकर रख दिया गया। हाउ विल दिस इफेक्ट इट्स एंजाइम, यानी कि ये एंजाइम को किस तरह मुतासर करेगी। ठीक है, एक एंजाइम जो कि 7.4 पीएच पे काम करता है, उसे 4 पीएच वाले माहौल में रखा गया है, ये कदम एंजाइम को किस तरह मुतासर करेगा। तो पहला ऑप्शन है द एक्टिव साइट विल बी मॉडिफाइड रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट बॉन्डिंग बाइंडिंग। एक्टिव साइट है वो मॉडिफाइड होगी, जो सबस्ट्रेट है उसकी बाइंडिंग को रोकेगी। दूसरे एमसीक्यूज भी पढ़ लेते हैं। द एंजाइम विल कैटालाइज रिएक्शन फास्टर ड्यू टू इंक्रीज एच आयन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक बेसिक में काम करने वाला एसिडिक में किस तरह काम करेगा। द एंजाइम विल गेन एडिशनल एक्टिव साइट्स, उसकी एक्टिव साइट हैं और आ जाएंगी। नहीं, द सबस्ट्रेट विल बिकम इनएक्टिव इन एसिडिक इन्वायरमेंट, जो सबस्ट्रेट है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में इनएक्टिव हो जाएगा। बच्चे, सबस्ट्रेट से ज्यादा जो असर पड़ेगा वो एंजाइम पर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो फिर पहला ही करेक्ट है कि द एक्टिव साइड, यानी कि एक्टिव साइड किसकी होगी, एंजाइम की, विल बी मॉडिफाइड, वो बदल जाएगी, रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट बाइंडिंग, और जो सबस्ट्रेट है जिसने आकर जुड़ना है वो क्या है, कम जुड़ेगा। ठीक है, तो ये असर होगा पीएच को एसिडिक से, बेसिक से एसिडिक में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो 8वें एमसीक्यूज का बच्चे जो पहला ही है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद बच्चे 9वां, what is true according to induced fit model of enzyme action, यानी कि induced fit मॉडल के मुताबिक क्या करेक्ट है।
एंजाइम एक्टिव साइट चेंजेस द शेप टू बाइंड दी सबस्ट्रेट। हाँ बच्चे ये पहला ही है, आपने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा था कि जिस तरह का एक ताला होता है उस तरह की उसकी स्पेसिफिक चाबी, जिस तरह की एक्टिव साइट है उस तरह का सबस्ट्रेट की शक्ल है, ठीक है ना। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें क्या आती है, तब्दीली आती है, वो सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी शक्ल को ढालता है, ठीक है। तो एंजाइम एक्टिव साइट चेंजेस, उसकी तब्दीली आएगी शक्ल में, एंड टू बाइंड द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये नौवें का क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट में तब्दीली आती है, ठीक है। तो दूसरा, एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट अपनी शक्ल तब्दील करता है, सबस्ट्रेट नहीं शक्ल तब्दील करता, एंजाइम अपनी क्या करता है, एक्टिव साइट की शक्ल तब्दील करता है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, इनको जरा गौर से देखिएगा आप। एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट में शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आती, ये तो है ही गलत है। तो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट में जो तब्दीली नहीं आती वो लॉक एंड की मॉडल होता है, ठीक है, जिसमें एक्टिव साइट की शक्ल मुस्तकिल रहती है। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ एक्टिव साइट के अलावा किसी और मकाम से जुड़ता है। नहीं बच्चे, ये तो बात हो रही है इनहिबिशन की, ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव गैर मुसाबकती इनहिबिशन है, जो मुजाहमत है, ठीक है। तो फिर जो नौवां है इसका यही करेक्ट है कि एक्टिव साइट में तब्दीली आनी है, एंजाइम की एक्टिव साइट में तब्दीली आनी है, सबस्ट्रेट पे कोई असर नहीं पड़ना। उसके बाद बच्चे लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हाजमे का निज़ाम है उसके बच्चे जो एंजाइम है उनकी ऑप्टिमम पीएच के बारे में क्या दुरुस्त है। आपने पेप्सिन और ट्रिप्सिन दो एंजाइम पढ़े थे पीएच फैक्टर्स में, पीएच वाले टॉपिक में, ठीक है। तो पेप्सिन वर्क्स एट लो पीएच वाइल ट्रिप्सिन वर्क्स एट हाई। जो पेप्सिन है वो लो पीएच पे वर्क करता है और जो ट्रिप्सिन है वो हाई पीएच पे वर्क करता है। बोथ वर्क एट हाई पीएच, बोथ नहीं बचे, दोनों की पीएच हाई नहीं है, दोनों की लो नहीं है, ठीक है, एक की हाई है एक की लो है। पेप्सिन की पीएच कम है, ट्रिप्सिन की पीएच क्या है, ज्यादा है, इसकी बेसिक है इसकी एसिडिक है, ठीक है। पेप्सिन वर्क्स एट हाई पीएच, पेप्सिन हाई पीएच पे काम करता है नहीं, पेप्सिन लो पीएच पे काम करता है, ठीक है। इसकी मैं पीएच आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें बच्चे, ये पीएच वाले टॉपिक में हम आए हैं, ठीक है। तो इनकी ऑप्टिमम पीएच क्या है, जो पेप्सिन है बच्चे उसकी जो पीएच है वो 1.5 से 2.0 है, तो ये कम है। ट्रिप्सिन की ज्यादा है, इसकी 7 से 8 है ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। ये अल्कलाइन है, ये एसिडिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेप्सिन है उसकी पीएच क्या है, लो है, ठीक है। तो इस ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा फिर, पेप्सिन की पीएच क्या है, लो है। तो पेप्सिन वर्क्स एट लो पीएच वाइल ट्रिप्सिन वर्क्स एट, पेप्सिन मैदे में काम करेगा, ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करेगा, ठीक है। तो पेप्सिन की क्या है, लो है पीएच, और ट्रिप्सिन की क्या है, ज्यादा है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जरा कंसेप्चुअल एमसीक्यू में बच्चे गौर से देखिएगा। बच्चे अब हम शॉर्ट क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं आपकी बुक से ही। डिफाइन मेटाबॉलिज्म पहला है, मेटाबॉलिज्म की तारीफ करें, डिफरेंशिएट बिटवीन, फर्क करें, डिफरेंशिएट फर्क करें बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की आपने बेटा ये तारीफ करनी है और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान फर्क करना है, ठीक है। बच्चे पेज नंबर है 109, 109 इंग्लिश मीडियम वालों का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म की तारीफ लिखी गई है, इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ, ठीक है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के जिस्म में होने वाले जो तमाम रिएक्शन हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जानदारों में जिंदगी बरकरार रखने के लिए तमाम रिएक्शन, उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म की तारीफ आपने लिख देनी है। उसकी दो इकसाम है। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, उसमें मादे तोड़े जाते हैं, जो कम्प्लेक्स ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन टू रिलीज एनर्जी इन इन द प्रोसेस, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल आपने लाजमी दे देनी है अगर शॉर्ट में आएगा, ठीक है। तो ये कैटाबॉलिज्म हो गया। तो ये एनाबॉलिज्म एना में बनाए जाते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल हैं वो बनाए जाते हैं सिंपलर वन से, तो इसमें क्या है, एनर्जी जरूरत पड़ती है। तो डिटेल लेक्चर यहाँ पे ये मैंने दिए हुए हैं बच्चे, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या है, चीज़ों को सरसरी तौर पर ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनाबॉलिज्म का आप क्या लिखेंगे कि इसमें कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। तो एक मिसाल दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस में पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की आप मिसाल दीजिएगा कि उसमें अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाई जाती है, ठीक है। तो ये कैटाबॉलिज्म भी हो गया, एनाबॉलिज्म भी हो गया, और मेटाबॉलिज्म की तारीफ भी हो गई। बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन में,
विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, कौन सी मेटाबॉलिज्म की किस्म डिमांड्स इनपुट ऑफ एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की कौन सी किस्म है, किस किस्म का मेटाबॉलिज्म है, तवानाई का मुतालबा करता है, एक मिसाल दें। देखें बच्चे, मेटाबॉलिज्म की दो इकसाम है। ठीक है, एक कैटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो कैटाबॉलिज्म है उसमें मादे तोड़े जाते हैं और एनर्जी मिलती है, एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है ना, रिलीज होती है। लेकिन जो एनाबॉलिज्म है बच्चे तो आपने यहाँ इसका सवाल का जवाब यहाँ से लिखना है। एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वन, दिस प्रोसेस कंज्यूम्स एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी की डिमांड है, इस काम में एनर्जी लगती है, ठीक है ना, एनर्जी की जरूरत है। यानी कि कम्प्लेक्स मालिक्यूल बनाएंगे सिंपल मालिक्यूल से तो एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, डेफिनेटली। तो एग्जाम्पल आपने दो यहाँ पे दी गई हैं, फोटोसिंथेसिस की और प्रोटीन की, आपने एक देनी है, उसने एक एग्जाम्पल मांगी, तो आपने फोटोसिंथेसिस की मिसाल देनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, पानी लेते हैं जड़ों से, तो अपनी ग्लूकोज बनाते हैं सूरज की एनर्जी इस्तेमाल करके। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो पानी भी चाहिए, सूरज की एनर्जी भी चाहिए, तो हर जगह एनर्जी चाहिए है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनेगी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक इसका जवाब लिखना है। तो ये जो एनाबॉलिज्म है, ठीक है, एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स, तो एनाबॉलिज्म में क्या है, एनर्जी की डिमांड होती है। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इस तरह कि एनाबॉलिज्म में सादा मालिक्यूल से पेचीदा बनाए जाते हैं, और ये आपने फोटोसिंथेसिस की मिसाल दे देनी है कि इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, सूरज की एनर्जी की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और पानी की। तीसरा बच्चे, डिफाइन एन एंजाइम, व्हाट इज इट्स रोल इन मेटाबॉलिज्म। एंजाइम की तारीफ करनी है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म में इसका क्या किरदार है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे जो टॉपिक 7.2 है, जहाँ पे एंजाइम शुरू हो रहा है आपके चैप्टर में टॉपिक, तो आपने यहाँ इसकी तारीफ लिखनी है, ये वाली कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं और खुद इस्तेमाल नहीं होते, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन दी प्रोसेस, ठीक है। तो यही तारीफ लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, जानवर केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं और खुद इस्तेमाल होकर खत्म नहीं होते, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म पे इनका क्या असर है, मोस्ट एंजाइम्स कैन स्पीड अप रिएक्शंस मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन अनकैटालाइज रिएक्शन, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म को क्या है, तेज करते हैं। तो अक्सर एंजाइम के हैं अपने रिएक्शन को उन रिएक्शंस की निस्बत लाखों गुना तेज कर सकते हैं जिनको कैटालाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बच्चे आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये एंजाइम क्या है जो मेटा दे इंक्रीज दी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी बता सकते हैं कि एंजाइम, अक्सर एंजाइम क्या है, मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, ठीक है ना, एंजाइम मेटाबॉलिज्म के रेट को तेज करते हैं। तो आप इस तरह इसका जवाब दे सकते हैं, या फिर आप यही लाइन लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बल्कि आप कोशिश कीजिएगा, आप मेटाबॉलिज्म का लफ्ज़ लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उसने स्पेशल मेटाबॉलिज्म पूछा है, स्पेसिफिक, ठीक है। तो मोस्ट एंजाइम कैन स्पीड अप मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आप ये भी लिख दें और मेटाबॉलिज्म का भी लफ्ज़ यूज़ कर दें, तो अच्छी बात है, क्योंकि ये टॉपिक के शुरू में जो है, आपके बुक के शुरू में ये इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि एंजाइम्स आर रिमार्केबल प्रोटीन विच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म ही कहते हैं, कि जो सारे केमिकल रिएक्शन का मजमूआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ लिखिएगा, ठीक है। बल्कि आप एंजाइम की तारीफ लिखिएगा पहले, और मेटाबॉलिज्म वाला जो उसने पूछा है आपने ये लिखना है, ठीक है। तो स्पीड अप मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन की जगह आप लिखिएगा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म लिखेंगे तो फिर वो आपका जो है उस क्वेश्चन के मुताबिक जो आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहले एंजाइम की तारीफ लिखनी है, फिर लिखना है एंजाइम मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं जो बसूरत दीगर बहुत सुस्त रफ्तार से होता है, ठीक है। तो बच्चे चौथा सवाल है, व्हाट इज द एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट से क्या मुराद है, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस इन एंजाइम स्पेसिफिसिटी, ठीक है। यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है, एंजाइम के मखसूस होने में इसकी अहमियत बयान करें। आप यहाँ आएंगे, पेज नंबर 112 है इंग्लिश मीडियम का। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन लिखा है ना,
जहाँ पे दो मॉडल दिए गए हैं, तो यहाँ तारीफ दी गई है एक्टिव साइट की। एन एंजाइम हैज वन और मोर पॉकेट्स और क्लेफ्ट्स ऑन इट्स सरफेस, दीज आर कॉल्ड एक्टिव साइट। यानी कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। इस क्लेफ्ट को, इस घड़े को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एक्टिव साइट बोलते हैं। आगे उसने पूछा है कि इसके मखसूस होने में, एक्टिव एंजाइम के मखसूस होने में इसका क्या किरदार है, ठीक है। तो आप उसका जवाब यहाँ से लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम द एक्टिव साइट ऑफ, अकॉर्डिंग टू इट की बजाय आप लिख देंगे लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम हैज अ फिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि ये इसकी जो सबस्ट्रेट के साथ शक्ल होगी वो फिट होगी। आगे पढ़ें, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट्स प्रिसाइजली इनटू इट टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इसका जवाब अपने यहाँ तक लिखना है। तो पहले आपने एक्टिव साइट की ये वाली तारीफ लिखनी है बच्चे, और उसके बाद आपने क्या लिखना है कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम क्या है, एक मुस्तकिल स्ट्रक्चर है एक्टिव साइट, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट है उसमें बिल्कुल फिट आता है, ठीक है। तो जिस तरह एक चाबी होती है एक ताले के लिए, इसी तरह क्या है, सबस्ट्रेट है एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए, ठीक है। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, 127 सफ़ा नंबर है कि एक एंजाइम की सतह पर एक या ज़्यादा पॉकेट होते हैं जिन्हें एक्टिव साइट कहा जाता है। तो उसके बाद जो एक्टिव साइट मखसूस होने में क्या किरदार है, तो उसके लिए आप ये लिखेंगे कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट एक मुस्तकिल साख्त है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट में बिल्कुल फिट बैठता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये आप यहाँ तक लिखेंगे। बच्चे पांचवा सवाल है, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। यानी कि एक एंजाइम किस तरह अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, एक मिसाल देनी है आपने, ठीक है ना। तो एक एंजाइम की उसके सबस्ट्रेट की मिसाल देनी, मैंने लेक्चर्स के दौरान मिसाल दी थी, तो मखसूस एंजाइम सबस्ट्रेट जोड़े की एक मिसाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं एंजाइम का मखसूस होना, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, तो इस वाले टॉपिक में आप आएंगे एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज वाले में, पेज नंबर 111 है बच्चे ये, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में आएंगे कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू द रिएक्शंस दे कैटालाइज, ठीक है। तो इसकी आपने एग्जांपल देनी है। फॉर एग्जांपल द एंजाइम अमाइलेज, जो एमाइलेज है स्पेसिफिकली कैटालाइजेज द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है। तो अमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है, और जो स्टार्च क्या है, इसका सबस्ट्रेट है। तो ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है। तो एंजाइम एमाइलेज है और उसका सबस्ट्रेट क्या है, स्टार्च है, और जो प्रोडक्ट क्या है वो सिंपल शुगर्स हैं, ठीक है। तो ये आपने मिसाल दे देनी है, ऊपर थोड़ा सा लिखना है, और उसके बाद ये वाली आपने यहाँ से मिसाल दे देनी है, ठीक है। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे 126 नंबर पेज पे आएंगे। तो एंजाइम का मखसूस होना है, एंजाइम उन रिएक्शन के लिए इंतहाई मखसूस हैं जिनको वो कैटालाइज करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एमाइलेज क्या है, ये एंजाइम है, और जो स्टार्च क्या है बच्चे, ये इसका सबस्ट्रेट है, और जो शक्कर है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये आपने इसका जवाब देना है। ये आपका पांचवा भी क्लियर हो गया। उस एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम बन गया, सबस्ट्रेट क्या बन गया, उसका जो स्टार्च है वो सबस्ट्रेट बन गया, ठीक है। उसके बाद छठा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। यानी कि सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है एंजाइम की सरगर्मी पर, सबस्ट्रेट की मकदार का क्या असर होगा, ठीक है ना। ये फैक्टर इफेक्टिंग ऑन दी वर्किंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, उसके बारे में उस लेक्चर से। ये पेज नंबर 114 पे आप आएंगे जब, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, तो आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे। उसने यही पूछा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर है। तो आप लिखेंगे एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जब आप शुरू शुरू में सबस्ट्रेट की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो एंजाइम की क्या है, स्पीड की रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। At high substrate concentration, all active sites of the enzymes are occupied. लेकिन जब सबस्ट्रेट हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा मकदार उसकी हो जाती है, तो तमाम जो एक्टिव साइट हैं वो क्या हो जाती हैं, वो ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, ठीक है ना। कोई एक्टिव साइट खाली नहीं बचती। तो नो एनी मोर सबस्ट्रेट molecule do not find free active site, this is called the saturation of active site and reaction does not increase। तो ये बच्चे आपने सारा लिखना है।
जब एक्टिव साइट सैचुरेट हो जाएगी, तमाम एक्टिव साइट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, हर एक सबस्ट्रेट है वो हर एक्टिव साइट पे आकर लग जाएगा, तो फिर जाहिर बात है कोई एक्टिव साइट ही खाली नहीं बचेगी, तो रिएक्शन कहाँ से प्रोसीड होगा। ठीक है, तो ये आपने लिखना है कि शुरू शुरू में तो सबस्ट्रेट की मकदार क्या है, उसके इजाफा करने से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन अगर एक हाथ से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एक्टिव साइट पूर हो जाएंगी, और जो सबस्ट्रेट के मालिक्यूल हैं वो एक्टिव साइट उनको जब नहीं मिलेंगी तो एक्टिव साइट की सैचुरेशन इसे हम बोलेंगे, और इस दौरान क्या है, रिएक्शन की रफ्तार मजीद नहीं बढ़ती। तो एक्टिव साइट की सैचुरेशन से क्या मुराद है, ये सवाल आ जाए, या सबस्ट्रेट की मकदार का रिएक्शन की स्पीड पे क्या असर है, एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर है, ये आ जाए, ये एक ही जवाब है। ठीक है, तो ये उर्दू मीडियम वालों के। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स दैट ऑपरेट ऑप्टिमली एट अ स्पेसिफिक पीएच। दो एग्जांपल देनी है एंजाइम्स की, ठीक है, जो एक खास पीएच पे काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। तो एंजाइम की दो मिसालें दो जो मखसूस पीएच पर बेहतरीन काम करते हैं। देखिए बच्चे, हमने पीएच वाला टॉपिक पढ़ा, ठीक है, ये वाला टॉपिक है पीएच वाला, तो आपने दो मिसालें देनी है। ठीक है, तो आप सिर्फ इसमें इतना लिख दीजिएगा कि पेप्सिन इन स्टोमिक वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, pH 1.5 to 2, वाइल ट्रिप्सिन, तो एक पेप्सिन की मिसाल दीजिएगा, ये एसिडिक वर्ग में ऑप्टिमम काम करती है, और जो ऑप्टिमम काम करता है, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो छोटी आंत में काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन अल्कलाइन मीडियम में 7 से 8। तो 7 आपने इनकी पीएच लिखनी है, पेप्सिन की 1.2 टू 2.0, और इसकी लिखनी है 7 to 8 ट्रिप्सिन की। ठीक है, तो तो आप ये लिख सकते हैं, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इज दैट वर्क्स इन स्टोमिक इज 1.5 to 2.0 एंड ट्रिप्सिन इज, तो आप ऑप्टिमम पीएच लिख दीजिएगा, द ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप इसका जवाब यहाँ से लिखिएगा, तो इसमें पीएच जो ऑप्टिमम का भी लफ्ज आ जाएगा, तो आपके सवाल के मुताबिक इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, मुख्तलिफ एंजाइम्स की यहाँ से, तो पीएच मुख्तलिफ होती है, मैदे में काम करने वाला है उसकी पीएच एसिडिक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है उसकी अल्कलाइन है। तो इतना इसका जवाब है बस। बाद बच्चे 8वां है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच से क्या मुराद है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच से क्या मुराद है। देखें बच्चे, जिस टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होगा, ठीक है, ईच एंजाइम वर्क्स एट मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, हर एंजाइम क्या है, एक खास टेम्परेचर पे बेहतरीन काम करता है। ये सवाल नंबर 113 है इंग्लिश मीडियम वालों का, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और ये उर्दू मीडियम वाले ये लिखेंगे कि हर एंजाइम एक मखसूस टेम्परेचर पर तेज रफ्तार से काम करता है, ऐसे टेम्परेचर को इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की एग्जांपल की डेफिनेशन होगी। मिसाल देना चाहे तो आप देख सकते हैं कि इंसान के जो ज़्यादातर एंजाइम है उनका टेम्परेचर 37 है। ठीक है, तो 37 वाले की ये मिसाल आप दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। उसने सिर्फ तारीफ पूछी है तो आप तारीफ ही लिखिएगा, लेकिन तारीफ में अक्सर मिसाल पूछता है। ठीक है, डेफिनेशन में। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की हो गई, तो ऑप्टिमम पीएच की क्या होगी, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसको हम पीएच बोलते हैं, ऑफ द फ्लूइड विच दे वर्क, दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एज अ स्पेसिफिक पीएच कॉल्ड देयर ऑप्टिमम पीएच। तो ये एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच की होगी कि एंजाइम एक खास टेम्परेचर जिस पर अपनी ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी शो कराएंगे, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, एक खास टेम्परेचर, तो इसके अलावा जिस पीएच पे अपनी ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी शो करवाएंगे वो उसकी ऑप्टिमम पीएच है। सिर्फ इतना फंक्शन है। ठीक है, तो जिस फ्लूइड में एंजाइम काम करते हैं वो हाइड्रोजन आयन के इर्तिकाज के लिए हसास होते हैं, तो मखसूस पीएच पर एंजाइम तेज तरीन रफ्तार से काम करते हैं, उसे उनकी ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। और वैसे 9वां है, विच टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, कौन से एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी कि कौन से मज़ाहम या एंजाइम को रोकने वाले मालिक्यूल इनहिबिट रोकते हैं, मज़ाहमत करते हैं द एंजाइम विदाउट अटैचिंग टू द एक्टिव साइट। ठीक है, तो वो कौन से मज़ाहम मालिक्यूल हैं जो कि एंजाइम के किस किस्म के मज़ाहम जो हैं वो एक्टिव साइट से जुड़े बगैर मज़ाहमत पैदा करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो कंपिटिटिव इनहिबिटर हैं वो तो एक्टिव साइट के साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो नॉन कम्पिटिटिव हैं इनहिबिटर हैं बच्चे, वो क्या हैं, नॉन कम्पिटिटिव
इनहिबिटर वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो एंजाइम की किसी और जगह जुड़ेंगे। ये देखें, ये एंजाइम के यहाँ आके जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये एंजाइम के किसी भी जगह जुड़ सकते हैं। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है, आपने इसका आंसर बिल्कुल सवाल का ही जवाब लिख देना है, ठीक है ना। अ, आपने लिखना है, इधर आपने लिखना है, ठीक है। ये आपने काट देना है विच टाइप ऑफ, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखना है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम, ठीक है। आगे इनहिबिटर भी काट देना है। आगे पीछे आपने सिर्फ इतना लिखना है, पीछे आपने ये लिखना है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी विदाउट अटैचिंग टू द एक्टिव साइट। आगे से ये सवालिया निशान है, ये काट देना है, ठीक है। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या इनहिबिशन की जगह यहाँ पे आपने इनहिबिटर्स लिख देना है, ठीक है। ऑफ एंजाइम इनहिबिट द एंजाइम विदाउट अटैचिंग टू द एक्टिव साइट, सिर्फ इतना आपने लिखना है। सवाल के पीछे सिर्फ नॉन कम्पिटिटिव आपने लिखना है, तो ये आसान है, आप लिख लेंगे, ठीक है। तो एंजाइम के किस किस्म के मज़ाहम एक्टिव साइट से जुड़े बगैर मज़ाहमत पैदा करते हैं, ये सवाल निशान काटना है। आपने लिखना है गैर मुसाबकती मज़ाहम जो हैं वो एक्टिव साइट से जुड़े बगैर मज़ाहमत पैदा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने शुरू करना है, पीछे लगा देना है गैर मुसाबकती मज़ाहम, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद बच्चे 10वां सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये आपको पता है, ये कहाँ से सवाल आया है कि मुसाबकती और गैर मुसाबकती मज़ाहमत के दरमियान फ़र्क बयान करें। तो यहाँ पे आप आएंगे तो इनहिबिशन के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है कि सम इनहिबिटर रिजेंबल टू द एंजाइम सबस्ट्रेट, कि इनकी शक्ल एंजाइम के सबस्ट्रेट से मिलती है। दे compete with the substrate to attach to the active site of an enzyme, ठीक है। दे attach to the active site and block and does not allow the substrate to attach, ठीक है। तो इसका आपने ये लिख देना है। तो उसके बाद नॉन कम्पिटिटिव का लिखना है। अगर उसने मिसाल पूछी तो बच्चे मिसाल भी आपने देनी है, ठीक है। तो आपने मिसाल भी दीजिएगा कि एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। इस बार आपको लॉन्ग के तौर पर आएगा, अगर शॉर्ट आएगा तो एक चीज़ पूछेगा, अगर दोनों चीज़ पूछेगा तो फिर आप शॉर्टली लिख दीजिएगा। लेकिन अगर इस तरह के शॉर्ट लंबे शॉर्ट पूछता है जब अमूमन, तो फिर जो उस सेक्शन में सवाल के दूसरे शॉर्ट होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, छोटी छोटी तारीफें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि सारे छोटे हों, बाकी टाइम मैनेज उसने किया होता है, दूसरे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्पिटिटिव है, ठीक है। मुसाबकती मज़ाहमत है कि जो मज़ाहम मालिक्यूल हैं वो सबस्ट्रेट से मुवासलत रखते हैं और एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करते हैं, इसलिए हम इन्हें कम्पिटिटिव बोलते हैं, ठीक है। जब ये जुड़ते हैं एक्टिव साइट से तो उसको ब्लॉक करते हैं, और एंटीबायोटिक्स की मिसालें हैं। उसके बाद नॉन कम्पिटिटिव आपको बच्चे पता ही है, ठीक है, कि ये एक्टिव साइट से नहीं जुड़ेगा, ये कहीं और जुड़ेगा, ठीक है। तो डू नॉट हैव सिमिलर टू द सबस्ट्रेट, दे डू नॉट अटैच टू द एक्टिव साइट। तो यहाँ से आप लिखेंगे बच्चे rather they attach to some other location of the enzyme, this attachment changes the overall shape of। तो अगर शॉर्ट में आएगा तो आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसकी मिसाल में आप लिख दीजिएगा एग्जाम्पल इंक्लूड हैवी मेटल लाइक मर्करी एंड ड्रग्स, ठीक है, इन कैंसर थेरेपी। तो ये आप इतना इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, यानी कि जिसमें डेफिनेशन आ जाए और एक मिसाल आ जाए, बस आपने वो लिखना है। तो एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ते, यहाँ से आप लिखेंगे किसी दूसरे मुकाम पर जुड़ सकते हैं, और एक्टिव साइट को क्या है तब्दील करते हैं, ठीक है। तो इसकी मिसालों में क्या है, भारी धातें हैं और कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं, ठीक है बच्चे। तो आगे बच्चे हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला सेक्शन पूरा हो गया है। लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंजाइम की जो है वो खसूसियात बयान करें। तो बच्चे खसूसियात तो बहुत सारी हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से ये सवाल आएगा कि कोई सी 5 खसूसियात बयान करें। यहाँ उसने इसलिए आपसे पूछा है खसूसियात बयान करें क्योंकि बच्चों बच्चों को याद करवाने की गर्ज से, ठीक है। तो वैसे ये इतना बड़ा सवाल नहीं आता, या आपको स्पेशल बताएगा कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें या इतनी लिखें। अगर ना भी पूछे तो फिर आपने जो मेन मेन 5-6 हैं वो लिख देनी है, ठीक है। देखिए बच्चे पेज नंबर 110 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में आना है आपने, ठीक है। तो ये केमिकल नेचर आपने लिखना है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे इस तरह लिखेंगे, ग्लोबल साख्त। फिर स्पेसिफिसिटी लिखनी है, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर को फैक्टर ऑफ द एंजाइम लिखना है,
तो इनमें से कोई से आप जो है वो 5-6 करेक्टरिस्टिक्स लाजमी लिखिएगा, ठीक है, जो आपको अच्छे से आती होंगी। तो ये एक फ़ायदा भी हो जाता है बात का, जब वो जनरल सवाल पूछता है तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। तो आपने ये, अगर 5 नंबर का आएगा तो बच्चे आप कम से कम 6 करेक्टरिस्टिक्स लाजमी लिखिएगा, ठीक है, जो उनसे आपका दिल करेगा। तो बाज़ का वो करेक्टरिस्टिक्स अगर स्पेसिफिक करके पूछता है तो फिर आप उस लिहाज से लिखिएगा, अगर उसने ख़ास चीज़ों के बारे में पूछा होगा। उसके बाद बच्चे दूसरा है डिस्क्राइब, बयान करें हो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, यानी कि किस तरह टेम्परेचर का जो अजाफा है, कैन एक्सट्रीम मतलब कि टेम्परेचर का अजाफा, कैन इनहिबिट रोकता है एंजाइम एक्टिविटी एंड लीड और लेकर जाता है टू एंजाइम डीनेचुरेशन, एंजाइम की डीनेचुरेशन की तरफ लेकर जाता है। यानी कि टेम्परेचर की इंतहा किस तरह एंजाइम की सरगर्मी को रोकती है और एंजाइम की डीनेचुरेशन का बायस बनती है। तो ये जो फैक्टर हमने पढ़े थे तीन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और पीएच, तो उसमें अब देखें सिर्फ हमने टेम्परेचर वाला फैक्टर बयान करना है बच्चे, और कोई नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आएंगे बच्चे, तो आप टेम्परेचर का लिखेंगे कि शुरू शुरू में जो जो एंजाइम है वो एक खास टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करते हैं। इस तरह आपने ग्राफ बना देना है, इंसान की मिसाल दे देनी है कि उसके एंजाइम 37 पे काम करते हैं। तो इस तरह का ग्राफ बना के यहाँ पे आपने ये यानी कि 30 और 40 के दरमियान 37 पे आपने इस तरह की लाइन ड्रा करनी है कि ये 37 तक तो बेहतरीन काम करेंगे, जब इससे नीचे आएंगे तो क्या, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, डीनेचुरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये डीनेचुरेशन को भी आपने बयान करना है अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने सारा ही लिखना है, ठीक है। तो इसमें से आपने कुछ चीज़ काटनी नहीं है क्योंकि लॉन्ग में है और बिल्कुल शॉर्ट की तरह है। तो इस तरह बच्चे ये शॉर्ट जो है ये भी लॉन्ग में आते हैं। तो आपने साथ ग्राफ लाजमी बनाना है, ठीक है, और मिसाल ऑप्टिमम टेम्परेचर की देनी है, फिर 37 ऑप्टिमम टेम्परेचर की तारीफ लिखनी है, 37 की मिसाल देनी है, और आपने ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बयान करना है किस तरह ख़राब होता है, और उसके बाद बच्चे आपने डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम भी बतानी है, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें, डीनेचुरेशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, 37 वाला टेम्परेचर, ग्लोब्यूलर साख्त एंजाइम की ये मुतासर होती है, और ये वाला ग्राफ, तो ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो जो एग्जामिनर है आपको अच्छे नंबर देगा। उसके बाद बच्चे तीसरा है हाउ डज पीएच इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो ये टेम्परेचर की तरह एक फैक्टर है कि एंजाइम की सरगर्मी पर पीएच किस तरह असरअंदाज होती है, या एंजाइम की सरगर्मी को पीएच किस तरह मुतासर करती है। ये टेम्परेचर के आगे बच्चे पीएच है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पीएच के बारे में। तो आप यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह ऑप्टिमम पीएच की तारीफ लिखेंगे कि एक खास पीएच पे सही काम करते हैं, ठीक है। अगर पीएच को चेंज करेंगे तो एंजाइम की जो आयोनाइजेशन है अमीनो एसिड की, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो जो अमीनो एसिड हैं वो प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड की जो शक्ल है वो क्या है, इसका स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पेप्सिन की मिसाल देनी है, ट्रिप्सिन की देनी है, इस तरह ग्राफ बनाना है पेप्सिन के लिए कि ये 1.5 से 2.0 पीएच पे बेहतरीन काम करता है और मैदे में काम करता है। ट्रिप्सिन के बारे में बताना है कि ये छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है, इसकी पीएच 7.8 है। तो ये बेसिक पीएच है यानी कि अल्कलाइन है, और ये एस्टिक पीएच है, ठीक है, यानी कि तेजाबी पीएच है, ठीक है। तो ये दोनों की आपने मिसाल देनी है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये क्या है बच्चे, ये छोटा सा है, इस तरह आप इसको सारी चीज़ें लिखिएगा, ऑप्टिमल पीएच भी लिखिएगा और मसाले भी दीजिएगा, और किस तरह अमीनो एसिड की जो साख्त है, जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, एंजाइम प्रोटीन हैं, तो किस तरह वो मुतासर होते हैं, ठीक है। तो ये आप उर्दू मीडियम वाले बच्चे पेज नंबर 1 to 9 पे ये आपका मौजूद है, तो आप इसको लिखिएगा। और यहाँ पे इसका बच्चे आपका क्या है, ये ग्राफ मौजूद है अगले पेजेस पे, तो ये आपने लाजमी लिखना है। आगे बच्चे चौथा सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी कि वो फैक्टर्स बयान करें एंजाइम की सरगर्मी को मुतासर करने वाले अवामल बयान करें। आगे उसने टेम्परेचर और पीएच अलग-अलग पूछे थे, अब उसने वो सारे पूछ लिए हैं, ठीक है ना। तो ये देखें बच्चे, यहाँ पे फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम के काम पर असरअंदाज होने वाले अवामल। तो ये आपने तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। पहले आप टेम्परेचर के बारे में लिखेंगे, ऑप्टिमल टेम्परेचर लिख देंगे, 37 की मिसाल दे देंगे, और ये स्ट्रक्चर बना देंगे, और एंजाइम की डीनेचुरेशन के बारे में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि बिल्कुल छोटा छोटा आपने लिखना है। बाद आप पीएच के बारे में लिखेंगे, ऑप्टिमम पीएच बताएंगे, और पेप्सिन हर एक के की तारीफ, ऑप्टिमम टेम्परेचर की तारीफ, ऑप्टिमम पीएच की तारीफ, ठीक है, और मिसालें ऑप्टिमम टेम्परेचर की 37
और यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच के पेप्सिन की और ट्रिप्सिन की मिसालें, ठीक है ना। तो एक एक डेफिनेशन लिखे, साथ एक एक मिसाल देकर इस तरह आपने लिख देना है। यहाँ पे आपने दोनों मिसालें देनी है, ठीक है, पेप्सिन की और ट्रिप्सिन की। उसके बाद बच्चे इसमें आप तीसरी चीज भी ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और इसमें आप एक्टिव साइट की सैचुरेशन को भी बयान करेंगे कि शुरू शुरू में तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। बच्चे ये डिटेल लेक्चर मौजूद है, आप प्ले लिस्ट खोल कर ना देख सकते हैं, ये लेक्चर के एंड पे भी शो हो जाएगी वीडियो के आपको एंड स्क्रीन पे, और वैसे भी आप चैनल यहाँ से खोल कर देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को भी, तो यहाँ पे आप तीनों फैक्टर लिखेंगे, ठीक है ना, टेम्परेचर भी, पीएच भी, और सबस्ट्रेट की मकदार भी। ठीक हो गया जी। उसके बाद बच्चे 10वां सवाल है, सॉरी 5वां सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन आखिरी, कंपेयर द लॉक एंड की एंड इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम के लॉक एंड की और इंड्यूस फिट का मुवाजना करें। तो ये भी डिटेल लेक्चर बच्चे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये दो एंजाइम के जो हैं, ये देखें, ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, इस तरह भी सवाल आ सकता है। और उसने जिस तरह लॉक एंड की मॉडल पूछा है, तो आपने इस तरह इसकी जो है बच्चे ये मिसालें देनी है, लॉक एंड की मॉडल की तारीफ लिखनी है, और ये स्ट्रक्चर बना देना है आपने, ठीक है। इस लॉक एंड की के बारे में बताना है कि जो एक्टिव साइट है वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मुस्तकिल साख्त है। लेकिन इंड्यूस फिट के बारे में बच्चे आपने क्या बताना है कि उसके मुताबिक क्या है, जो एक्टिव साइट है वो एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। एक्टिव साइट है वो फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने आप को चेंज करती है, ठीक है। तो यानी कि वो रीशेप करती है। ये दो दो तीन तीन लाइनें ये आपने सारा ही लिख देना है, इंड्यूस फिट मॉडल में और लॉक एंड की मॉडल में। चलें बच्चे, ये था हमारा एक्सरसाइज, ठीक है। अब कोई सवाल नहीं और बचा, ठीक है। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया आपका एंड तक देखने का। आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। आगे हम चैप्टर नंबर 8 है वो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बच्चे अल्लाह हाफिज़।